हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अमन की बोली बोलने पर इमरान खान के लिए नोबेल प्राइज की मुहिम। वजीर आजम का रद्द अमल भी आ गया। नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करे। खुद को नोबेल प्राइज का हकदार नहीं समझता। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, बोले खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी कम करने पर बात हुई और मसालहती किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कौम से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान का तुर्क कौम के दिलों में खास मकाम है। जब भी मुश्किल पड़ी पाकिस्तानी भाइयों को साथ खड़े पाया। भारतीय पायलट की रहाई पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई। वजीर आजम इमरान खान और बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। टेरेसा मे ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी की जानिब से भी पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली की तारीफ। बालाकोट ऑपरेशन के सबूत कहां हैं? कांग्रेस की एक बार फिर मोदी पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। मोदी को इन रिपोर्ट्स पर लाजमी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल के वार। कर्नाटका के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने मोदी को अखलाकियात से गिरा करार दे दिया। बोले मोदी ने दिमागी तौर पर कमजोर अफराद को इस्तेमाल करके सियासी हमले किए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ को समाअत के दौरान जाने की इजाजत मिल गई। समाअत मुलतवी न करने पर फाजिल जज और वकला में शदीद तल्ख कलामी। आज आप कह रहे हैं कल दूसरे मुल्जिमान के वकला दरखास्त करेंगे। समाअत मुलतवी नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। ख्वाजा साद और सलमान रफी के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। ख्वाजा बरादरान का पुलिस के रवैये पर तहफ्फुजात का इजहार। इंतहाई तजलील की जा रही है। पूरा शहर बंद करके बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जा सकता है। वकील ख्वाजा बरादरान का मौक़िफ़। फवाद हसन फवाद के आमदन से जायद असासे केस की समाअत। 9 माह गुजर गए, अभी तक रेफरेंस पेश नहीं किया गया। फवाद हसन फवाद का मौक़िफ़, रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवाया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर रेफरेंस हर सूरत पेश करने का हुक्म। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। नैब का स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने आगा सिराज दुरानी के करीबी अफसरानों मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। PSO जुल्फिकार डहर समेत 24 अफसरान की तफसीलात तलब। अफसरान और मुलाजमीन का फोन रिकॉर्ड और पर्सनल सरकारी फाइल्स भी मंगवा ली गई। क्या बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस आनी हैं? वहां जेलों में पाकिस्तानियों की मौत के जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश, वजीर शहरयार अफरीदी को तलब करते हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समझौता एक्सप्रेस 100 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना। ट्रेन हर पीर और जुमेरात को भारत के लिए रवाना होती है।
पाक भारत कशीदगी के बायस गुज़श्ता जुमेरात को रवानगी मंसूख कर दी गई थी। अफगान अमन अमल में धीरे धीरे पेशरफ्त। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ताहाल किसी मुआहिदे या मुसव्वदे पर इत्तफाक नहीं हुआ। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, बोले मामलात इंतहाई अहम और हसास नौइयत के हैं, मुज़ाकरात बहुत देखभाल के आगे बढ़ा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब में ठंडी हवाओं का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हजारा, मकरान में आज बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी से बंद सड़कों की बहाली का अमल जारी। उधर सकरदू और मज़ाफात में एक बार फिर आसमान से रूई के गाले बरसने लगे। अमरीकी रियासत अलबामा में तूफान से हलाकतें 22 हो गईं। जनूबी ओकेनोस से उठने वाले बगोलों की तबाही। 400 मीटर चौड़े बगोलों ने मीलों तक हर चीज तहस नहस कर दी। सैकड़ों दरख्त उखड़ गए। रेस्क्यू एहलकार तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में मसरूफ। हलाकतें बढ़ने का खदशा। ऊंट की खाल से बने फनपारों पर दिलकश और कुदरती मनाजिर की अक्सबंदी। फाइन आर्ट्स के माहिर उस्ताद गमखार का फन अपनी मिसाल आप। लैंडस्केप के दीदाजेब रंग फनपारों पर यूं बिखेरते हैं कि हकीकत का गुमा हो। 85 साला गमखार के नफासत और महारत से बने फनपारे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मकबूल। पेशावर के ठंडे मौसम में तेज मौसीकी ने माहौल गर्मा दिया। पश्तो मौसीकी के नए गाने चले तो शायकीन पर सहर तारी हो गया। महफिल में गुलकारों ने फन का खूब जादू जगाया। शायकीन देर तक अपनी नशिस्तों पर जमकर बैठे रहे और अपने पसंदीदा गुलकारों को खूब दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हमारे अवाम नोबेल प्राइज की डिमांड करें तो भारतीय मीडिया को तकलीफ। हमारे वजीर आजम उससे इनकार करें तो फिर तकलीफ। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। जिक्र करें वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने फिर बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। कहा कि खुद को नोबेल इनाम का हकदार नहीं समझता। अमन के नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करेगा। ट्वीट में कहा, खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। कहते हैं कि खुद को नोबेल इनाम का हकदार नहीं समझता हूं। अमन के नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करेगा। ट्वीट किया और कहा कि खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और छक्का भारत तड़पने लगा है। इमरान खान के कश्मीर का नाम लेने पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लगी हुई हैं।
नफरत की आग में जलने वाले भारतीय मीडिया को मुस्बत रवैया भी चुभने लगा है। इमरान खान ने कश्मीर पर बात करके हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। भारतीय मीडिया ने हर्जा सराई शुरू कर दी है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब, एक अगर अवाम डिमांड करे कि नोबेल प्राइज दें तब ये तकलीफ है, अब वजीर आजम उससे इनकार कर रहे हैं तब तकलीफ है। ये अंदरूनी मामलात का अब शोशा छोड़ा जा रहा है। पूरे मामले को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये तो हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेड था। ये तो समझते हैं कि कश्मीर का इश्यू एक छोटा सा बाइलैटरल इश्यू है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उस पर अपना राय दिया है, राय क्या बल्कि फरमान दिया है, जबकि OIC 2 दिन पहले कहा है कि जो हो रहा है बड़ा गलत है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया का नहीं है, और इंडिया को कहा है कि कुछ है इंसान बनो। तो मेरे ख्याल में ये तो मेरे एक्सपेक्टेड था। मगर इमरान खान का जो स्टांस है वो बड़ा अच्छा स्टांस है, मुस्बत स्टांस है। मैंने कल नाइट एडिशन के प्रोग्राम पे कहा था कि अगर मैं वो होता तो मैं अनाउंस करता कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। इसलिए अभी तो 10 दिन हुए हैं जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, अभी से ही मुझे नोबेल प्राइज देने लग गए हैं। आखिर इंशाल्लाह मिलेगा, मगर जब कुछ करेंगे तो ये बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट है। ये उस आदमी का कैरेक्टर दिखाता है, ये बताता है कि ये एक मॉडेस्ट आदमी है, एक क्या कहते हैं, एक एजुकेटेड आदमी है, और बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है। और अब लोगों को नॉमिनेट करना इसलिए कि उसको खुश करना चाहते हैं, ये बातें छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म का हालिया बयान उनके किरदार की वजाहत कर रहा है। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, जंग की धमकियां देने वाले भारत के पल्ले कुछ नहीं है। अमरीकी मीडिया ने भारतीय फौज की सलाहियतों का पोल खोल दिया है। अमरीकी अखबार लिखता है कि जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद है। भारत का 68% असलहा पुरानी नौयत का है। भारत की दिफाई सलाहियत इंतहाई खराब है। जंग की धमकियां देने वाले भारत के पल्ले कुछ नहीं। अमरीकी मीडिया ने भारतीय फौज की सलाहियतों का पोल खोल दिया। अमरीकी अखबार लिखता है जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद है। भारत का 68% असलहा पुरानी नौयत का है। भारत की दिफाई सलाहियत इंतहाई खराब है। भारतीय मीडिया यह कहता है कि जंग होनी चाहिए। पाकिस्तान का मजमूई तौर पर यह मौकिफ है कि जंग नहीं, अमन की बात करो। तो जो जंग की बात करते हैं उनकी बात करते हैं कि उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। अमरीकी मीडिया यह दावा करता है कि भारतीय फौज की सलाहियतें इस काबिल नहीं कि वो अपना दिफा कर सके। जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद है। जी हां, अमरीकी मीडिया ने भारतीय फौज की सलाहियतों का पोल खोल दिया है और अमरीकी अखबार की जानिब से यह लिखा गया है कि जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद है। भारत का 68% असलहा पुरानी नौयत का है, जबकि भारत की दिफाई सलाहियत इंतहाई खराब है। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये लिखा जा रहा है और अपने अखबार में वो लिखता है कि जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद मौजूद है। अगर भारत जंग की बात करता है और जब जंग होगी तो भारत के पास सिर्फ 10 रोज का गोला बारूद मौजूद है। भारत का 68% असलहा पुरानी नौयत का है और अमरीकी मीडिया की जानिब से यह भी कहा गया कि भारत की दिफाई सलाहियत इंतहाई खराब है। पाकिस्तान की जानिब से, वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुतनब्बे किया गया कि जंग को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन जंग को खत्म करना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान की बात भी हुई कि 17 साल गुजर चुके, जंग वहां पर जारी है। तो भारत की बात की जाए तो 17 साल तो बहुत बड़ा वक्त है, बहुत बड़ा अरसा है। अमरीकी मीडिया यह दावा करता है कि 10 रोज भी भारत अपना दिफा नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिफा बहुत ज्यादा मजबूत है क्योंकि पाकिस्तान कभी पहले हमला नहीं करता। पाकिस्तान ने अपना दिफा मजबूत रखा है। अमरीकी मीडिया यह कहता है कि भारतीय फौज की सलाहियतें इस काबिल नहीं कि वो 10 रोज का गोला बारूद सिर्फ मौजूद है, उससे ज्यादा अपना दिफा नहीं कर सकता। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, फरमाइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान पहले ही अमन की बात करता है, जो जंग की बात करते हैं वो 10 रोज से ज्यादा गोला बारूद नहीं रखते, तो फिर किस मुंह से जंग 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 करते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें अब वाज़ेह हो रही हैं। जब से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और उनके 2 जहाज गिराए हैं और दूसरी तरफ से उन्होंने झूठे यानी क्लेम्स किए, दावे किए
कि जी हमने पाकिस्तान में ना जाने कितनी तबाही मचा दी और इतने लोग हमने वहां पे हिलाक कर दिए, वो सारे का सारा झूठ निकला। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं जो कि उनके दावों को उनके बिल्कुल बरक्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत जो है उसके दावे और उसकी कारकर्दगी उसमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है। और ये जो खबर है जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे हो, मगर एक चीज तो नजर आनी शुरू हो गई कि भारत जो इतने बड़े बड़े दावे करता है और जंग की बातें करता है और पाकिस्तान को धमकियां देता है, वो हकीकत और सच पर मबनी नहीं है। भारत के अंदर जो है उनके अपने लोग, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का और सरकार जो है उसका मुंह तोड़ रहे हैं कि ये किस बुनियाद पर इतने बड़े बड़े दावे तुम करते रहे हो, जबकि तुम्हारी जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, वो तुम्हारे दावों से कहीं कम है। तो मैं समझता हूँ इतना काफी होना चाहिए। पाकिस्तान तो खैर अमन का पैगाम देता है, पाकिस्तान ना बड़े बड़े दावे करता है, ना बड़ी बड़ी धमकियां देता है। और हमारा जो जी ठीक है, एयर मार्शल साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपके साथ एक और अहम खबर शेयर करेंगे यहाँ पर कि भारतीय फजाइया के सरबराह भी बालाकोट हमले पर शशोपंच के शिकार हैं। इंडियन एयर चीफ बरेंद्र सिंह का कहना है, हमारा काम सिर्फ टारगेट को निशाना बनाना है, मरने वालों की गिनती करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। हमले से मुतालिक सवालात पूछने पर भारतीय एयर चीफ के पसीने छूट गए। इसी पर बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल साहब, फरमाइएगा कि जिस वक्त भारतीय फजाइया ये दावा करती है कि जी हमारे जहाज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, फिर तबाही और बर्बादी मचाकर वापस आ गए, तो क्या साथ वो किसी हुकूमती नुमाइंदे को भी लेके आए थे कि हुकूमती नुमाइंदे का काम है, हुकूमत का काम है ये बताना, भाई आप आए थे तो आप कुछ सबूत तो दें? उनके पास सबूत नहीं है, सारे ही इस बात से मुकरते जा रहे हैं। देखें ना, आप पाकिस्तान की तरफ से ले लें, हमारा जो उस दिन हमने जो हमला किया था और हमने अपने दिफा में उनके 2 जहाज गिराए थे, उसका दावा जो है वो किसने किया था? वो पाकिस्तानी अफवाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तर्जमान हैं, DGISPR, उन्होंने किया था ना। तो फौज ने जो काम किया है उसके अपने तर्जमान हुआ करते हैं। वहां हमने हुकूमत को और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को या किसी और को तो खड़ा नहीं किया था। जो फौज ने कामयाबी हासिल की उसका दावा वो बाकायदा हमारे ही तर्जमान ने किया था। तो ये सारे के सारे मैं समझता हूँ कि उनके अब इस तरह के बहाने हैं और वो अपने गले से और अपने कंधे से वो चीज उतार के फेंकना चाहते हैं ताकि उनको जवाबदेही का सामना ना हो। और एक दूसरे के साथ उनकी आपस में जंग है। अब वो एक दूसरे के साथ तकसीम हो चुकी है, क्योंकि जो बातें की वो सारी झूठ थी। अब वो ये कह रहे हैं जी ये झूठ हमने नहीं बोला, ये हुकूमत ने बोला है। हुकूमत दूसरी तरफ अपनी फौज जो है उस पर इसलिए तनकीद कर रही है, यानी मोदी जो है वो मीडिया पे आकर कहता है कि अगर रफाल होता तो फिर नतीजा कुछ और होता। भाई अगर रफाल होता, नतीजा होता, तो फिर ये भी बताएं कि 9 गुना आपका पाकिस्तान से ज्यादा बजट है, हमसे 9 गुना आपका बजट है। तो वो जो आप बात करते हैं कि हमारी सलाहियत कम थी, तो ये जो सलाहियत है वो 9 गुना बजट से भी अगर आप पूरी नहीं कर पाए तो फिर आप किस बजट से पूरी करेंगे? बालाकोट हमले के ड्रामे पर नरेंद्र मोदी को अपने ही हाथों रिसवाई का सिलसिला तवील हो गया है। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने फिर मोदी से हमले के सबूत मांग लिए हैं। बालाकोट ऑपरेशन के सबूत कहाँ हैं? कांग्रेस रहनुमा कपिल सब्ला ने सवालात की बौछार कर दी है। कहते हैं आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स पर लाजमी बयान देना चाहिए। मोदी सरकार का 300 दहशतगर्दों की हलाकत का दावा सिद्धू ने भी सबूत मांग लिए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं आप दहशतगर्दों को मार रहे थे या दरख्त उखाड़ रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मैनचेस्टर में पाकिस्तान की जानिब से अमन को मौका देने और भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत और मोदी सरकार की जंगी जनूनियत से दुनिया को आगाह करना था। तफसीलात मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। पीस गार्डन में मुजाहिरे का एहतमाम प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान, यूके और यूरोप की जानिब से किया गया, जिसमें बरतानवी शेडो इमिग्रेशन मिनिस्टर अफजल खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद हालिया कशीदगी पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जंग के बाद भी, जंग से पहले भी, तो वो है डायलॉग का। तो क्यों ना जंग से पहले डायलॉग किया जाए। हमने अमन की बात करते हुए उनके पायलट को वापस किया है, तो हमने यहाँ ये समझा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सब अमन की बात करें। भारत को आज अमन का हम पैगाम भेजें। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के साथ, बातचीत के साथ हल किया जाए, और ये बात वाजे है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। सोशल मीडिया और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया भी है, ये सारा मीडिया का ही रोल है, जिसकी बिना के ऊपर इंशाल्लाह इन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सकता है। सियासी शख्सियात अमजद मुगल, आसिफ रशीद भट्ट और दीगर समाजी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। मुजाहिरे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत और मोदी सरकार की जानिब से जंगी जनूनियत से दुनिया को आगाह किया गया। लंदन में मुकीम सिख कम्युनिटी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय विंग कमांडर का रिहा करके अच्छा फैसला किया, ताहम मोदी सरकार दुनिया काम तबाह करने के दर पे है। अगर भारत ने गलती दोहराई तो पाक अफवाज के साथ सिख बरादरी भी खालिस्तान और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेगी। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें खुसूसी बातचीत करते हुए उन सिखों का क्या कहना था। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 40-44 ਬੰਦੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ मोदी सरकार नूं जां हिंदू सरकार नूं कभी चैन नाल रहन नहीं देंगे। जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है वो रुकवाना बंद कराना चाहते हैं और उनको हक खुद राजी दिलवाना चाहते हैं। जब तक ये उन कश्मीरियों को हक खुद राजी नहीं दिया जाएगा तब तक ये हमारी जंग जारी रहेगी। इंडिया कभी भी जोर से, जबर से और दहशतगर्दी से हमें दबा नहीं सकता, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम इसको आज़ादी को हासिल कर रहेंगे। ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੰਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਿਰਕੋਨੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ हल ढूंढने की गल की। वो अपनी इलेक्शन जीतने के लिए जो सारा कुछ वो उन्होंने जो अटैक है वो आप करवाया, और उनके बदले में जो सारा दोष है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया कि वो इनके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जैसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी खालिस्तान की लड़ाई है, उसमें भी बार बार यही कहते हैं कि इनके पीछे ISI का हाथ है। सो ये सारा कुछ इलेक्शनों जीतने के लिए मोदी कर रहा है। और ये बात आपके मीडिया के माध्यम राही करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान का जड़ा दहशतगर्द मीडिया जड़ा है वो वहां सच लोगों के सामने लाए। बरतानवी अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जेरेमी कॉर्बन शिमाली लंदन में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जब उन पर अंडा फेंका गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अंडा फेंकने वाले 41 साल शख्स को
गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा शख्स शिमाली लंदन के पुलिस स्टेशन में पुलिस की हिरासत में है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अंडा फेंकने वाला शख्स ब्रेक्जिट के हक में मुहिम चलाने वालों का हिमायती है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने कहा है कि भारत मसला कश्मीर पर अपनी हट धर्मी के सबब दुनिया भर के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली से दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो टेंशन के जिक्र आप कर रहे हैं, ये टेंशन हमारी पैदा करदा नहीं है। पाकिस्तान का इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान पे जैसे कि उनकी एक रहा है तोरा इम्तियाज़ के हमेशा कुछ भी वहाँ होता है तो वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर देते हैं, जिसको हमने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान का इसके बरमुखालिफ हमेशा से रवैया ही रहा कि वहाँ पर अमन रहे ख़ित्ते में, ताकि उस ख़ित्ते की जो इकनॉमिक पोटेंशियल हम उसको मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकें और वहाँ पे जो लोग हैं उसको बेनिफिट कर सकें। यहाँ पर आपने थेरेसा मे साहिबा को भी सुना, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने जो है अंदेशों का इजहार भी किया पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों गवर्नमेंट से है बात करना चाहती हैं, और इसके अलावा वो बरतानिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ भी इन टच है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइन चीज़ है कि उस खत्ते में जो ख़तरात नमूदार होना शुरू हुए थे इंडिया की गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना कार्रवाइयों की वजह से, उसका नोटिस दुनिया ने लिया, यूएन ने लिया, और उसके ऊपर आपने सबके ख़दशात जो हैं उन्होंने इजहार भी किया। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत ही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया, बहुत मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, और उसमें हमने कोई इर्रेशनल किस्म का कोई अप्रोच नहीं इख्तियार की, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक एक्शन जो हमने लिया था वो ये था, ये बताने के लिए कि हम अपने मुल्क का दिफ़ा कर सकते हैं, जो कि जिस पर हम डिटर्मिन्ड हैं कि अपने मुल्क का दिफ़ा किसी भी कीमत पे हम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमने पायलट को गिरफ़्तार किया था, इंडिया के उस एक्ट ऑफ एग्रेशन या एक्ट ऑफ वॉर के बावजूद भी हमने उस पायलट को एक खैर सगाली और अमन के पैगाम को, अमन को फ़रोग़ करने के लिए, उसको तक़वीत देने के लिए हमने उस खित्ते की सलामती के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको वापस कर दिया। देखें, सालिसी का किरदार जो है हमेशा से पाकिस्तान ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना किरदार अदा करे, और बरतानिया को भी हमने बिलखुसूस इस बात के ऊपर कहा है कि उनका एक रोल बनता है, क्योंकि उनका तारीख़ी ताल्लुक़ है दोनों ममालिक के साथ भी और उस मसले के साथ भी। क्योंकि जो असल चीज़ है वो ये नहीं है कि पुलवामा में एक इंसिडेंट हो गया, उसका इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया गया, बल्कि असल मसला जो है वो मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालिम और कश्मीर का जो इशू है वो मसला है असल, कि कश्मीर का इशू पिछले 70 साल से चला आ रहा है और वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू है, और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर, और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के हवाले से जो है उसका मदावा किया जाए और उसको जो है रिजॉल्व किया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में एफिल टावर के सामने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। इसी हवाले से देखिए राजा हबीब की ये रिपोर्ट।
पेरिस में तारीखी मुकाम एफिल टावर के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के कारकुन और आम शहरी शरीक हुए। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। शुरका ने मुजाहिरे में भारतीय हुकूमत की जंगी जनूनियत की मजम्मत और वजीर आजम इमरान खान की तरफ से अमन के पैगाम की तारीफ की। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ालिम और LOC पर गैर एलानिया जंग पर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान को अमन कोशिशों और कश्मीरियों की खुलकर मदद पर शुक्रिया अदा किया। दुबई से सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट देखिए। पाक भारत कशीदगी, LOC पर भारत की जानिब से गैर एलानिया जंग और कश्मीर की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस UAE की जानिब से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी राजा राशिद अली ने कहा कि पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर एक बार फिर कश्मीरियों के दिल जीत लिए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपने अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने जिस तरीके के साथ अभी जो लाएमल इख्तियार किया है। और साथ में एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जिस तरीके से इंडिया की दोबारा से गोलाबारी हो रही है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से हम ये बात कहते हैं कि आप इसके बारे में नोटिस लें। मुस्लिम लीग नून UAE के जनरल सेक्रेटरी सैयद वक्कार गर्देजी का कहना था कि आलमी ताकतें भारतीय जारहियत और उसकी दहशतगर्दी का नोटिस लें, जो अपनी सियासत के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। सबसे पहले हिंदुस्तानी अफवाज की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बिलखुसूस हिंदुस्तानी अफवाज ने जो सिविल आबादी पे गोलाबारी शुरू की हुई है, मैं इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस मौका पर कश्मीरी समाजी और सहाफती शख्सियत राजा शुजात साबर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी सिकंदर ने भी भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत की। आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा कट मरने के लिए तैयार है और बच्चा बच्चा जो है ना वो फौज का साथ देने के लिए तैयार है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो इंडिया ने जारहियत बॉर्डर में LOC में जारी की हुई है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हम पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम ओवरसीज़ कश्मीर कम्युनिटी पाक फौज के साथ और अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ उसके शाना बशाना खड़ी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले अहम रहनुमाओं में साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी परवेज अशरफ, चौधरी मोहम्मद अली, जमात इस्लामी के रहनुमा आशिक खान, सरदार जावेद याकूब और राजा अब्दुल जब्बार शामिल थे। तकरीब के एहतमाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुतफिका तौर पर करारदाद पास करते हुए भारत से मुतालबा किया कि निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बंद करे और कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में वाक़ पाकिस्तानी सिफारत खाने में काउंसलर इमिग्रेशन के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। उस मौके पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट मोहम्मद बिलाल के फनपारों की नुमाइश भी लगाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सफारत खाना में मौजूदा हुकूमत की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद की पॉलिसी के तहत जदीद एमरजेंसी टेलीफोन लाइन, नए कौंसलर हॉल, लाइब्रेरी, इमिग्रेशन काउंटर्स, वीजा सर्विस और दीगर सहूलियात का आगाज भी किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में कायम मकाम सफीर यावर अब्बास, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खसूसी पाकिस्तान यूनान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के रहनुमा हैरी थ्यूखारस ने पाकिस्तान और यूनान के माबैन इमिग्रेशन के अमूर पर बढ़ते हुए बाहमी ताउन को सराहा। शुरका का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग और उससे मुतालिक जराइम की रोकथाम में कौंसलर सेक्शन खुलने से खासी मदद मिलेगी। काउंसलर इमिग्रेशन के दफ्तर का आज इफ्तिताह हुआ, इसीलिए पाकिस्तान कम्युनिटी को यहाँ बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि यहाँ जुराइम की कला कमा करेंगे वो, और सबसे ज्यादा सहूलियत जो है वो FIA यहाँ आपको दी गई। तकरीब में पाकिस्तानी नौजवान आर्टिस्ट मोहम्मद बिलाल के कश्मीर के मौजू पर बनाई गई पेंटिंग्स की नुमाइश की गई, जिसमें शुरका ने खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। लंदन के नवाही टाउन लोटन के जामिया इस्लामिया गौसिया ट्रस्ट में माहाना 11वीं शरीफ की खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया। तफसीलात लोटन से सफ्तर बुखारी की इस रिपोर्ट में।
इस मौका पर मौलाना काजी अब्दुल अजीज चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान की निशानी है। जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से बुग़्ज़ रखा, उनका ठिकाना जहन्नुम है। हजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाडले हजूर किबला आलम पीर मेरे निशा साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, दरअसल बात ये तुम जो ये ऑफर कर रहे हो ना, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि जहाँ से सूरज तुलू होता है वहां से लेकर जहाँ सूरज गुरूब होता है वहां तक सैयदना गौसे पाक की हुकूमत है और हमारे लंगर का इंतजाम गौस पाक ने चला रखा है। तो जिसका इंतजाम उन्होंने चलाया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस जगह आप बैठे हुए जामिया गौसिया में, ये सामने कुछ पौंड पड़े हुए, सिर्फ इसकी मिसाल ले लीजिए आप। ये जो हम इंतजाम करते हैं ना, ये आप सब इंतजाम करते हैं। इस मौका पर शेख उमर तरकी, साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, अल्लामा काजी अब्दुल रशीद चिश्ती, हाफिज कामरान समेत कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम के एहतताम पर पाकिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की गई। लंदन में हसन इस्लामिक सेंटर स्ट्रॉथम के ज़ेरे एहतमाम महफिल नात मुनक्किद हुई, जिसमें मारूफ नात खाहों ने खूबसूरत कलाम पेश किया। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। हसन इस्लामिक सेंटर स्ट्रॉथम में महाना महफिल नात मुनक्किद हुई, जिसमें नात खानों ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। रूहानी महफिल का एहतमाम हसन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन अली नवीद कुरैशी और उनके साथियों आफ्ताब कुरैशी, इमरान सरवर, हसन अली और चौधरी जफर गुज्जर ने किया। तकरीब के इख्तिताम पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात और दुरूद सलाम पेश किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्कॉटलैंड के शहर डैंडी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात खालिद परवेज की इस रिपोर्ट में। साइंस सेंटर में होम एनर्जी स्कॉटलैंड और ड्राइव डैंडी इलेक्ट्रिक की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के मशहूर ब्रांड्स ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश की। नुमाइश में मुकामी और गिरदोनवाह से लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और इसे खूब सराहा। शुरका का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मदद से माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। इसमें यहाँ मुख्तलिफ गाड़ियाँ, निसान की, हायोंडाई की, टेस्ला और बाकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये गाड़ियाँ मुख्तलिफ रेंजेस में आती हैं, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, 60 किलोवाट में आजकल दस्तियाब होने के लिए। हम अब पेट्रोल और डीजल से निकल कर बिजली की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, जो आने वाला फ्यूचर है। इससे एक जो रोड एमिशन है ये कम होते हैं। बाकी जो लोगों की सहूलत है कि आप काम पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक चार्जर मैसर है, तो आप वहाँ पर अपनी फ्री ऑफ चार्ज उसको चार्ज कर सकते हैं। Well, today Energy Saving Trust is here in Dundee as we're working on behalf of the Scottish Government to promote electric vehicles and the uptake of electric vehicles across Scotland. So today we have an electric vehicle roadshow happening in Dundee, where we have a wide variety of electric vehicles for test drive, and we have a lot of information stalls here to give people information about why they should change to electric, and all the financial incentives to help them move to electric, so all the government assistance to help them do that. लोगों की कसीर तादाद ने आके यहाँ पे टेस्ट ड्राइव बुक की, उन्होंने गाड़ी चलाई और ये डंडी सिटी काउंसिल का एक अहम इकदाम है, जो कि एक अच्छी ग्रीन स्कॉटलैंड के लिए, अच्छी ग्रीन एनर्जी के लिए एक प्रमोशन का काम दे रहा है। यहाँ पे लोगों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और बताया कि हम फ्यूचर को अडॉप्ट करने वाली कौम हैं, हम फ्यूचर को अडॉप्ट करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल आइंदा ऑब्सोलीट हो जाएगा, लिहाजा ये मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट कार्स हैं। Work at this Dundee Science Centre in the coffee shop.
The entire day there's been an event with electric cars and so many people have came to visit. It's actually so exciting. Everybody seems so happy to get to do a test drive. It's been lovely today. नुमाइश में गाड़ी खरीदने के लिए बिला सूद फाइनेंस से मुतालिक मालूमात भी फराहम की गईं, जिसमें काफी लोगों ने दिलचस्पी का इजहार किया। में मौसीकी से महसूस होने का मौका हो और शहरी वहां ना पहुंचे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। निश्तर हॉल में मौसीकी की सजी इस महफिल में हर उम्र के अफराद की शिरकत ने महफिल की रौनकें दोबारा कर दी। महफिल मौसीकी के बारे में मज़ीद जानने की पेशावर से फखरुद्दीन सैयद की रिपोर्ट में। पेशावर के नश्तर हाल में मौसीकी की धुनें बजी तो नौजवानों को अपनी तरफ खींच लाई। मकामी गुलकारों ने आवाज का ऐसा जादू जगाया कि हाजरीन झूमने पर मजबूर हो गए। पश्तो मौसीकी के नए और मस्त गाने गाए गए तो मौसीकी के सुरों ने हाल में मौजूद शायकीन पर सहर तारी कर दिया। गुलकारों ने फन का खूब जादू जगाया। ठंडे मौसम में तेज म्यूजिक ने माहौल को ऐसा गरमा दिया कि महफिल में मौजूद शायकीन देर तक अपनी नशिस्तों पर जमकर बैठे रहे और अपने पसंदीदा गुलकारों को खूब दाद दी। कैमरामैन नियाज अली के साथ फखरुद्दीन सैयद, 92 न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।